हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिखर सारथी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे थे और आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लगभग हम लोगों ने पहली क्लास में यहाँ तक का सिलेबस कंप्लीट किया था, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट क्लास में। सेकंड क्लास में ये दोनों टॉपिक कंप्लीट किए थे और जो थर्ड क्लास थी उसमें यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट किए थे। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, बेसिक मैथ रूल्स। तो इसमें आपके मान के चलिए 3 से 4 क्लासेज हो जाएंगी बेसिक मैथ रूल्स में, ठीक है। 3 से 4 क्लासेज होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सारे नियम विधिवत रूप से लिखेंगे, नोट्स बना लेंगे विधिवत अच्छी राइटिंग में अपने, और 2 से 3 बार मिनिमम इसका रिवीजन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह किसी भी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए तो कोई भी एक संख्या है, उस संख्या को हम क्या मान लेते हैं, ए। जैसे कोई संख्या है, कोई संख्या कौन सी है, ए के स्थान पे 2 हो सकता, 3 हो सकता, 5 हो सकता, 7, 8, 25, 30, कोई भी संख्या हो सकती है ए के स्थान पर। तो कहा यदि किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी भी संख्या का गुणा किया जाए तो गुणनफल सदैव कितना प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। तो गुणनफल सदैव शून्य प्राप्त होगा। तो गुणनफल सदैव कितना प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल देखेंगे इसके, कि 5 में यदि आप 0 की गुणा करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0। या 0 में यदि आप 17 की गुणा करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0। जैसे दिया है 2 गुणे 3 गुणे 8 गुणे 0 गुणे 2। तो गुणनफल में एक बार 0 आने पर गुणनफल टोटल कितना आ जाएगा। इस गुणनफल में जो संख्याएं दी हैं एक दूसरे गुणा में, इसमें एक भी बार यदि शून्य आ गया तो उसका टोटल रिजल्ट यानी गुणनफल कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला नियम देखते हैं। लिखा है यदि शून्य में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए, तो शून्य है, ये शून्य है, इसमें किसी भी संख्या से भाग दिया जाए। ए का मतलब कोई भी संख्या यहाँ पर हो सकती है आपकी 1 2 3 4 5 6, जितनी भी संख्या है कोई भी संख्या हो सकती है। यदि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव शून्य प्राप्त होगा। तो भागफल सदैव कितना प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। कहने का मतलब कि ए को आप भाग करेंगे 0 से तो आपका जो भागफल आएगा ना, ए 0 आएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो वैल्यू देने ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। ये वाला जो शून्य है ये आपका ये वाला शून्य है, और ये जो ए है आपका ये है, ठीक है। तो शून्य में यदि किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो आपका भागफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे आपको 0/5 दे रखा तो 0 आ जाएगा, 0/17 दे रखा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई भी आपको दे रखा है, जैसे 0/b दे रखा तब भी रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0/x² दे रखा तो रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। 0/25 दे रखा तो रिजल्ट आपका कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, बात क्लियर है। तो यदि शून्य में हम किसी भी संख्या से भाग करेंगे, तो भागफल सदैव कितना आएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर छोटी मिस्टेक हो जाती है, जैसे 0/7 दिया है तो कैंडिडेट यहाँ भी 0 कर देगा। और यहाँ आगे वाला नियम देखेंगे, ये तो उससे भी बेहतर है। यदि किसी भी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए, यदि कोई एक संख्या है, ये क्या है, कोई संख्या है, इसको यदि शून्य से भाग देंगे तो भागफल सदैव इनफाइनाइट यानी कितना प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। तो भागफल कितना प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। अनंत मतलब ज्ञात नहीं कर सकते, इसका रिजल्ट फाइनली नहीं आ सकता। जैसे आपका दिया है 5/0, तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, यानी इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट इनफाइनाइट आ जाएगा। जैसे आपसे पूछे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसको आप ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें 1 जोड़ देंगे तो उससे भी बड़ी संख्या आ जाएगी। जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ी संख्या हो गई 10 करोड़, 11 करोड़ उससे बड़ी हो गई। आपने कहा 10 खरब सबसे बड़ी संख्या होगी, हमने कहा 11 खरब उससे बड़ी संख्या होगी। तो उसी प्रकार आप यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रश्नों में जैसे आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं और आपका वहाँ पर एक सिचुएशन आ गई 5/0, या आप सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पर क्या आ गया 5/0, तो रिजल्ट कितना आएगा, इनफाइनाइट, मतलब उसका आप उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। तो जैसे आपका दिया है जैसे दिया है x² तो रिजल्ट कितना आएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि आप इसको ज्ञात नहीं कर सकते 0 से, क्योंकि 0 का टेबल में सब 0 0 ही आएगा, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे आप 0 से हम कहते हैं 2 को भाग करने, तो आप 0 से 2 को भाग करेंगे, 0 एक कम 0, फिर 2 बच जाएगा, फिर 0 तिहाई करेंगे, फिर 0 आएगा। तो इसका कोई फाइनल रिजल्ट आप नहीं ला सकते। और ये जरूरी नहीं कि आपका रिजल्ट यही है, आप 2 बार ले जाओगे तब भी 0 आएगा, 3 बार ले जाओगे तब भी 0 आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। तो आप इसको ज्ञात नहीं कर सकते, आपका फाइनल भागफल क्या रहेगा वो फिक्स नहीं रहेगा। जैसे दिया है 8 गुणे 5 गुणे 7 और बटे में 0 दे दिया, तो रिजल्ट कितना आएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी अनंत आएगा। ठीक है, अगले नियम पर बढ़ते हैं। अगला नियम हमारा है, किसी भी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल सदैव 1 प्राप्त होता है।
तो कोई भी संख्या है इसको अगर स्वयं से भाग कर दोगे, स्वयं से मतलब ए से ही भाग कर दोगे, तो भागफल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब 5 को यदि 5 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? 1 आएगा। 81 को यदि 81 से भाग देंगे, 81 को किससे? स्वयं से भाग देंगे, तो भागफल कितना आएगा? 1 आएगा। एक्स स्क्वायर को यदि आप एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा? 1 आएगा। ए की पावर 3 को यदि ए की पावर 3 से भाग करें तो भागफल 1 आ जाएगा। मतलब अंश और हर यदि समान है, अंश और हर यदि समान है, अंश का मतलब जो ऊपर संख्या लिखी जाती है इसको क्या बोलते हैं? अंश, और जो नीचे संख्या लिखी जाती है हर। अंश और हर यदि समान है तो भागफल कितना आएगा? 1 आएगा। अगले नियम पर आते हैं। किसी भी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान सदैव 1 होता है। तो कोई भी संख्या ए है, ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी संख्या हो सकती है। तो यदि इसकी घात क्या है? शून्य है, तो इसका मान सदैव 1 होगा। ये जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे और जब हम लोग पढ़ेंगे घातांक और गणित चैप्टर, तो वहाँ पर इन नियमों का सबसे ज़्यादा यूज होगा। ठीक है। तो किसी जैसे 5 की पावर 0 दे रखी, 5 की घात कितनी दे रखी? 0। तो घात में क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? जो 5 लिखा है इसको क्या बोलते हैं? आधार। और जो ऊपर घात के रूप में छोटा सा लिखा होता है इसको बोलते हैं घात। तो 5 की पावर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 1। जैसे दे रखा है 171 की पावर 0, मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे आपका दे रखा है ए की, जैसे दे रखा है एक्स वाई की पावर 0, तो मान कितना आएगा? 1। जैसे आपको दे दिया ए बी सी और इन तीनों की पावर कितनी है? 0 है, मान कितना आएगा? 1 आएगा। या दे रखा है y की पावर 0, मान कितना आएगा? 1। जैसे दे रखा है 24 की पावर 0, तो मान कितना आएगा? 1। कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या की, कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या की घात यदि शून्य है तो उसका मान सदैव कितना आएगा? 1 आएगा। उसका मान सदैव कितना आएगा? 1 आएगा। अगले नियम पर बढ़ते हैं, जोड़ और घटाने के बारे में। तो इससे पहले भी हम लोग जोड़ और घटाना पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से संख्याओं को जोड़ेंगे और घटाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग चिन्हों के साथ सीखेंगे कि संख्याओं का जोड़ और घटाना कैसे करेंगे, चिन्हों के साथ देखेंगे। तो देखो, धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह सदैव प्लस का लगता है। तो धनात्मक संख्याओं का मतलब जैसे लिखा है 5 + 2 = 7। तो एक्चुअल में इसको लिखने का सही ढंग इस तरीके से होता है, प्लस का 5 में हम जोड़ देंगे क्या? प्लस का 2। तो किसी भी संख्या के पहले यदि प्लस है तो चाहो तो लिखो या ना लिखो 5। प्लस और प्लस की गुणा होगी तो रिजल्ट क्या आएगा? प्लस आएगा। और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 7। अच्छा, प्लस और प्लस की गुणा आएगी। जब अभी हम गुणा पढ़ेंगे तो गुणा में इस चीज को देखें। फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं, धनात्मक चिन्ह की गुणा यदि हम धनात्मक चिन्ह के साथ करेंगे तो रिजल्ट भी हमें धनात्मक प्राप्त होगा। ऋणात्मक चिन्ह की गुणा यदि हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ करेंगे तब भी हमें धन चिन्ह ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर चिन्ह कैसे हैं? दोनों चिन्ह समान। तो समान चिन्हों की जब हम गुणा करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? प्लस। वहीं यदि हम धनात्मक चिन्ह की गुणा ऋणात्मक चिन्ह के साथ करेंगे तो हमारा क्या आएगा? निगेटिव आएगा। यदि निगेटिव कोई नंबर है या निगेटिव चिन्ह की मल्टीप्लाई हम पॉजिटिव चिन्ह के साथ करेंगे तो हमारा रिजल्ट निगेटिव आएगा। तो कहने का मतलब है कि यदि चिन्ह समान है, यदि चिन्ह समान है और आप गुणा कर रहे हैं तो रिजल्ट धनात्मक रहेगा। चिन्ह असमान है और आप मल्टीप्लाई यदि गुणा कर रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? निगेटिव आएगा। इसके बारे में अभी हम लोग कुछ ही देर में मल्टीप्लाई जब पढ़ेंगे गुणा, तब भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ना, प्लस की गुणा प्लस के साथ हुई, प्लस की गुणा प्लस के, दो चिन्हों के बीच यदि कोई चिन्ह नहीं है, दो चिन्हों के बीच यदि कोई चिन्ह नहीं है तब भी वहां पर गुणा का चिन्ह माना जाता है। गुणा पढ़ेंगे तब वहां पर इसके बारे में फिर से बात करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जैसे 24 दिया है, 24 में 7 को जोड़ना, तो दोनों संख्याएं क्या है? धनात्मक है। क्या लिखा? किसी भी संख्या के पहले यदि कोई चिन्ह नहीं है तो धन चिन्ह माना जाएगा। तो 24 के पहले यदि कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का 24 है और प्लस का 7 है। तो 24 और 7 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा आपका। तो यहाँ तक बात क्लियर। जैसे यहाँ पे 31 आ गया, 31 के पहले कोई चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? प्लस का 31 या धन का 31 या पॉजिटिव 31। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। तो देखते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में घट जाती है। जैसे दे दिया 24 - 5, तो 24 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 19 आएगा। तो एक संख्या धनात्मक थी, 24 का मतलब प्लस का 24 लिखा है, माइनस का 5 का मतलब -5। एक संख्या धनात्मक है, एक संख्या ऋणात्मक है, संख्याएं आपस में घट जाएंगी और चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। 24 और 5 में बड़ी संख्या क्या है? 24 और 5 में बड़ी संख्या है 24 और 24 का चिन्ह क्या है? प्लस। तो हमारा जो 19 रिजल्ट आएगा ये पॉजिटिव 19 आएगा, धन का 19 आएगा। ठीक है।
वही हम बात करते हैं, जैसे 5 माइनस 24 लिख दिया जाए, कितना 5 माइनस 24 लिख दिया जाए, तब भी रिजल्ट कितना आएगा, 19 ही रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी पढ़ा था ना कि चिन्ह हाँ घट जाएंगी और प्राप्त संख्या का चिन्ह और बड़ी संख्या का, हाँ, और जो आपको संख्या प्राप्त होगी उसमें चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या का लगेगा। तो संख्या ये 5 और 24 में बड़ी संख्या क्या है, ये एक्चुअल में देखा जाए तो प्लस का 5 और माइनस का 24 लिखा है। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट 19 आ गया। 5 और 24 में बड़ी संख्या क्या है, 24, और 24 का चिन्ह क्या है, ऋण चिन्ह है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, यानी माइनस का 19 आएगा, माइनस का 19 आएगा, ठीक है। तो जब भी क्या होंगे, चिन्ह हमारे विपरीत होंगे तो संख्याएं घट जाएंगी। जैसे दिया है 18 माइनस 8 दिया है तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 में से 8 गया, 10 में से 18 में से 8 गया, कितना बचा, 10। 18 में से 8 गया, 10 बचा। 18 और 10 में बड़ी संख्या क्या है, 18। 18 के पहले यदि कोई चिन्ह नहीं लिखा हुआ है तो पॉजिटिव चिन्ह माना जाएगा। तो 18 का है का, प्लस का है। तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी काहे का आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे दिया है 8 माइनस 18, तो 8 माइनस 18, तो 8 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। लेकिन ये प्लस का 8 दिया है, ये माइनस का 18 है, तो बराबर रिजल्ट हमारा 10 आ गया। तो इन दोनों में एक पॉजिटिव संख्या है, एक निगेटिव संख्या है। तो धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में घट जाती है। तो ये संख्या आपस में घट गई। तो 10 में से 8 चला गया, 10 में से 18 में से 8 चला गया, 18 में से 8 चला गया, कितना बचा, 10। इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, 18। 18 का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। बात क्लियर। अगले चिन्ह पर बदलते हैं। ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। जैसे आपको दे दिया गया -2 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आएगा, तो ऋणात्मक संख्या। तो ये भी संख्या ऋणात्मक है, ये भी संख्या ऋणात्मक है। तो दोनों संख्याएं यदि ऋणात्मक हैं तो आपस में क्या होंगी, जुड़ जाती है। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9, और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो 7 और 2 में बड़ी संख्या क्या है, 7 है। तो यहाँ पे हमारा ऋण चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। जैसे दिया है माइनस का 24 माइनस का 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30। बड़ी संख्या 24 है तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जैसा दे रखा माइनस का 36 माइनस का 6, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 42, वो भी माइनस का। माइनस का 5 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला अब हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में हम लोग देखेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन गुणा कैसे करेंगे, ठीक है। तो गुणा में अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या, इस चीज़ पर विशेष ध्यान देंगे कि कोई भी नंबर यदि पॉजिटिव है, कोई भी, यहाँ पे लिख देते हैं संख्या, कोई भी एक संख्या है, उस संख्या की गुणा हम किसी दूसरी संख्या के साथ करते हैं तो हमारा क्या है, यहाँ पे क्या आता है, गुणनफल आता है। तो क्या आता है, गुणनफल। तो गुणनफल के पहले कोई क्या दिया होगा, चिन्ह दिया होगा। यहाँ भी संख्या के पहले यहाँ पर क्या दिया होगा, कोई चिन्ह दिया होगा। यहाँ संख्या से पहले भी क्या दिया होगा, कोई चिन्ह दिया होगा। तो हम इसको जरा थोड़ा बाद में समझेंगे, यहाँ पे पहले देख लेते हैं गुणनफल का चिन्ह। तो अगर कोई संख्या पॉजिटिव है, संख्या क्या है, धनात्मक है, उसकी गुणा हम करते हैं किसी भी धनात्मक संख्या के साथ में, तो रिजल्ट हमारा जो आएगा वो धनात्मक आएगा। जैसे हम कहेंगे कि 5 की गुणा यदि हम 3 से करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो जो 5 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्लस का 5, इसकी गुणा करेंगे हम किसके, प्लस के 3 के साथ, तो रिजल्ट हमारा कितना आ जाएगा, 5 से 15 आ जाएगा, जो कि हमारा पॉजिटिव उत्तर होगा, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट एग्जाम्पल होगा। सेकंड देखेंगे, यदि दो ऋणात्मक संख्याएं दे रखी, पहली संख्या ऋणात्मक है और इसकी गुणा करते हैं हम दूसरी ऋणात्मक संख्या के साथ में, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी यहाँ पर इन दोनों सिचुएशन में देखेंगे चिन्ह समान है, मतलब प्लस के साथ प्लस की गुणा होगी तो प्लस आएगा, माइनस के साथ माइनस की गुणा होगी तब भी प्लस आएगा। दोनों चिन्ह समान है, प्लस के साथ प्लस की गुणा हो या माइनस के साथ माइनस की गुणा हो। यहाँ प्लस के साथ प्लस है, माइनस के साथ माइनस है। यदि दोनों चिन्ह समान है, ये दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, ये भी दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, यदि दोनों चिन्ह समान है तो गुणनफल हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा। तो चिन्ह समान है, चिन्ह समान है तो गुणनफल जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, गुणनफल। गुणनफल का जो भी चिन्ह आएगा वो क्या आएगा, धनात्मक आएगा। तो दूसरे नियम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरा है माइनस के 5 की गुणा जब हम करेंगे -3 के साथ, तो 5 तिहाई 15, पॉजिटिव 15 आएगा। जैसे माइनस का 5 था, माइनस गुणा फिर ऋणात्मक संख्या थी, फिर ऋणात्मक संख्या ही, गुणनफल हमारा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसके बाद में तीसरा नियम देखते हैं।
तीसरे में यदि कोई संख्या का चिन्ह पॉजिटिव है और इस संख्या की गुणा कर दी जाती है किसी ऐसी संख्या के साथ जो कि संख्या नेगेटिव है, तो रिजल्ट क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। जैसे 5 की गुणा यदि हम -3 के साथ कर देते हैं तो 5 से 15 आएगा, और ये 15 काहे का आएगा? ऋणात्मक 15 आएगा। तो पहली संख्या पॉजिटिव है, गुणा करेंगे नेगेटिव नंबर के साथ, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा यानी जो हमारा गुणनफल आएगा वो नेगेटिव नंबर आएगा, तो नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, नॉर्मल तरीके से 5 या 15 गुणा कर लेनी है, चिन्हों के हिसाब से हमें प्लस माइनस लगा देना है। अगला देखते हैं चौथा नंबर। यदि कोई संख्या ऋणात्मक है, इसकी गुणा करते हैं हम किसी पॉजिटिव संख्या के साथ में, तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव ही प्राप्त होगा। यदि संख्या -5 है और इसकी गुणा करते हैं हम 3 के साथ, तो रिजल्ट हमारा -15 ही रहेगा। तो यहाँ देखेंगे, यदि चिन्ह असमान है, असमान का मतलब प्लस की गुणा माइनस के साथ होती है या माइनस की गुणा प्लस के साथ होती है। कहने का मतलब यदि चिन्ह असमान है, तो प्राप्त गुणनफल जो होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक प्राप्त होगा। जो गुणनफल होगा वो कैसा प्राप्त होगा? गुणनफल ऋणात्मक प्राप्त होगा। ठीक है, सारी चीज़ों को आराम से नोट कर लेना है विधिवत ठीक ठाक राइटिंग में, और 2 से 3 बार इसका रिवीजन अवश्य रूप से करें, क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स में यही सारी कैलकुलेशंस आने वाली हैं। और इसका यदि आपको अच्छे से नॉलेज नहीं होगा तो जब स्पीड में चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे तो आप निश्चित रूप से पीछे रह जाएंगे। तो इसका अच्छे तरीके से रिविजन अभी कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भाग की बात करते हैं। भाग तो जैसे गुणे के नियम थे, जैसा हमने गुणा में मल्टीप्लिकेशन में रूल्स पढ़े थे, नियम पढ़े थे, वैसे ही भाग में है। यदि अंश तथा हर के चिन्ह समान है तो भागफल धनात्मक प्राप्त होगा। मतलब प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से भाग करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस की संख्या को माइनस की संख्या के साथ भाग करेंगे तब भी क्या आएगा? तब भी हमारा प्लस ही आएगा। तो चिन्ह समान है, अंश तथा हर के चिन्ह समान है, तो भागफल सदैव धनात्मक प्राप्त होगा। जैसे 10 को यदि 5 से भाग करें, आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा, मतलब धन का चिन्ह है, तो 5 दूना 10 आएगा, यानी पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। वही बात करते हैं कि माइनस के 10 को यदि माइनस के 5 के साथ विभाजित करें तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, तब भी रिजल्ट हमारा क्या रहेगा? ये पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ भी रिजल्ट क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे दिया है 27/3, तो 3 नाम 27 हो जाएगा, नहीं रिजल्ट क्या रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये भी नंबर पॉजिटिव है, ये भी नंबर पॉजिटिव है। वहीं अगर दे दिया जाए कि माइनस का 27 बटे माइनस का 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 नाम 27, तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे, यदि अंश तथा हर के चिन्ह क्या है? असमान है। एक सेकेंड, असमान है। यदि अंश तथा हर के चिन्ह क्या है? असमान है, तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस के साथ प्लस है और यहाँ प्लस के साथ माइनस है, तो यहाँ अंश तथा हर के चिन्ह क्या है? असमान है, यानी अलग अलग है। यहाँ भी अंश तथा हर के चिन्ह क्या है? असमान है, तो रिजल्ट यानी जो हमारा भागफल होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो यहाँ देखेंगे, जैसे लिखा है माइनस का 10/2, तो कितना आएगा? रिजल्ट आएगा माइनस, 1 मिनट, यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, पिछले एग्जाम्पल जैसा कर लेते हैं, 5। तो 5 दूना 10 और माइनस का माइनस यहाँ आ जाएगा, रिजल्ट क्या प्राप्त होगा? ऋणात्मक प्राप्त होगा। जैसे दिया है माइनस का 27/3, 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये प्लस का चिन्ह माना जाता है यहाँ पर, तो 3 नाम 27 जाएगा, यानी माइनस रिजल्ट आएगा। वही बात करेंगे यहाँ पे कि 10 को यदि हम माइनस के 2 से भाग करेंगे, माइनस के 5 से भाग करते हैं, एक सेकंड, माइनस के 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, जो कि रिजल्ट हमारा क्या रहेगा? माइनस का रिजल्ट रहेगा। जैसे देखेंगे कि 27 को यदि हम -3 से भाग कर देंगे तो 3 नाम 27, यानी रिजल्ट जो हमारा रहेगा, यानी जो हमारा भागफल रहेगा वो क्या रहेगा? -9 प्राप्त रहेगा। एक चीज का और ध्यान देंगे, जैसे आपको दिया है माइनस का a/b दे रखा हूं, जैसे यहाँ पे देखेंगे अंश माइनस का है, हर प्लस का है, तो अंश माइनस का है और हर प्लस का है, या फिर हमें दे रखा हो a/-b, मतलब अंश पॉजिटिव है और हर नेगेटिव है। दोनों ही केस में ये जो माइनस का चिन्ह है, चाहे अंश में हो या हर में हो, इसको सेंटर में लिखा जाता है a/b। ठीक है, a/b। ठीक है, तो सिंपल चिन्हों की कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो इन नियमों के हिसाब से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चर और अचर राशियां क्या होती हैं?
तो चर राशियां ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है, अर्थात जिनका मान निश्चित नहीं होता है, चर राशियां कहलाती है। जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जैसे किसी भी प्रश्न में हम एक्स मान के चलते हैं तो हर प्रश्न में क्या एक्स का मान बराबर आता है। जैसे देखेंगे 2x + 3 = 0, तो आप कहोगे x = माइनस का 3/2। तो यहाँ इस इक्वेशन के हिसाब से x का मान कितना आ गया, -3/2। वही देखेंगे x + 2 = यदि 5 दे रखा है तो x = 5 प्लस का 2 है, इधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो x = 3 आ जाएगा। एक पॉजिटिव नंबर एक निगेटिव नंबर, संख्याएं घट जाएंगी और चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। बड़ी संख्या 5 है और 5 के पहले यदि कोई चिन्ह नहीं है तो धन का चिन्ह माना जाता है, यानी प्लस का 5 माइनस का 2, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। तो x का मान क्या यहाँ फिक्स है, x का मान निश्चित है क्या? x का मान यहाँ -3/2 आया था, यहाँ x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, तो x का मान निश्चित नहीं है। तो ऐसी राशियों को क्या बोलते हैं, चर राशियां बोलते हैं। चर का मतलब सीधा समझ लो, चर का मतलब होता है चलना, और जो चलेगा वो बदलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अचर, आ का मतलब होता है नहीं, चर का मतलब चलना, जो नहीं चलेगा वो नहीं बदलेगा। तो ऐसी राशियां जिनका मान नहीं बदलता है, अर्थात जिनका मान निश्चित होता है, अचर राशियां कहलाती है। जैसे 4 को हमेशा 4 ही कहोगे, 3 का मान हमेशा क्या होगा, 3 ही होगा, 2 का मान हमारा 2 ही होगा। तो जितनी भी हमारी संख्याएं हैं, जितनी भी हमारी संख्याएं हैं वो सभी क्या है, अचर राशियां। और जितने भी अल्फाबेट हैं, जितने भी अल्फाबेट हैं ए बी सी डी एक्स जेड, वो सभी क्या है, चर राशियां। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि इन चर राशियों की अचर राशियों का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करेंगे। ठीक है, चर और अचर राशियों को, जैसे ए में यदि 1 को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा। ठीक है, इन चीज़ों पे बात करेंगे कि कब चर और अचर राशियों को जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं या घटा सकते हैं, और किन सिचुएशन में चर और अचर राशियों का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं कर सकते हैं। वो सिचुएशंस क्या क्या रहेंगी तो नियमों के हिसाब से देखेंगे। समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। अब समान प्रकार की चर राशियां कैसे, अभी केवल हम यहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक है, असमान वाला बाद में देखें। जैसे दिया है a + a, तो आप कहोगे आप a और a कितना हो गया, 2a। कैसे, a को सेप मान लो, सेप प्लस सेप 2 सेप। जैसे दिया है 2a + 3a, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5a। अब समान प्रकार की चर राशियां मतलब a के साथ a है, a के साथ a है, तो ये समान है। जैसे दिया है 2x² + 5x², तो 5 में 2 जोड़ दे कितना हो जाएगा, 7x² हो जाएगा। सिंपल सा है एकदम। जैसे दिया है 24y - का 4y, तो 24 में से 4 गया, कितना बचा, 20। और जो चर राशि थी हमारी, चर राशि थी वो क्या थी, समान थी, y के साथ y है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 20y हो जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे दे रखा है 2a + 3a + 7a, तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 2 12a। लेकिन यदि दे रखा है 2a + 3b, 2a + 3a + 3b, तो यहाँ पे इसको तो हम जोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे चर राशियाँ क्या है, समान है, a के साथ a है, लेकिन b को नहीं जोड़ सकते। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5a + 3b। अब यहाँ पे असमान प्रकार की चर राशि, जैसा कि असमान प्रकार की चर राशि, इनको आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। इस पर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे अभी आगे। ठीक है, 3 2 कितना हो जाएगा, 5। ए को सीधा सा सेब मान लो कि 2 सेब थे, 3 सेब थे, तो 5 सेब हो गए। जैसे दिया है 2 सेब + 3 सेब = 3 2 कितना हो जाएगा, 5 सेब हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो सेब सेब दोनों जगह लिखा था, एक जगह लिख दिया, दोनों जगह ए और ए लिखा हुआ था, एक जगह लिख दिया, संख्याओं को 3 2 5 जोड़ दिया। तो ध्यान क्या रखना है कि समान प्रकार की चर राशियां होंगी तो आपस में हम उनको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे दिया है 25y + 5y - का 10y, तो यहाँ देखेंगे 25 5 कितना हो जाएगा, 30y - का 10y = तो 30 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 20y हमारा यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से समान प्रकार की जो भी चर राशियां होंगी उनको हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। यदि स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर से स्क्वायर होना चाहिए। जैसे दे रखा होता है a³ + a³, तो कितना हो जाता है, 2a³। जैसे यहाँ पे दिया होता है 2a⁴ 3a⁴, तो यहाँ जो हमारी चर राशि है, वो क्या है, a⁴, तो a⁴ यहाँ है, a⁴ यहाँ है, तो यहाँ भी a⁴ आ जाएगा और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
अब देखते हैं असमान प्रकार की चर राशियां कैसी होंगी। जैसे दे दिया 2a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये जुड़ेगा नहीं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको सेम इट इज ही लिख सकते हैं, इसको हम 2a प्लस बी ही लिख सकते हैं, इसको हम जोड़ नहीं सकते। घटाने की बात करें, जैसे दिया है 2a माइनस बी, तो इसको हम घटा नहीं सकते, इसको हम सेम इट इज ही लिख सकते हैं, इसमें हम घटा नहीं सकते। ठीक है, क्यों नहीं घटा सकते, जैसे a को सेव मान लो तो b को सेव नहीं मान सकते, कुछ भी मान लेंगे। जैसे 2 सेब हैं आपके पास, कितने हैं, 2 सेब हैं, और 2 सेब हो गए, और एक आपके पास अनार है, तो आप 2 सेब में से एक अनार को घटा सकते हैं, आप 2 सेब में से एक अनार को घटा सकते हैं, अनार का मतलब एक अनार, ठीक है। तो 2 सेब में से एक अनार नहीं घटेगा, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये मान लो a है आपका, ये आपका b है, तो आप इसको लिखेंगे 2a माइनस बी ही लिखेंगे, ठीक है। आपके पास 2 सेब थे, एक अनार गिर गया तो कितना बचा, तो आप इसको नहीं घटा सकते, पॉसिबल नहीं है। या फिर आपका दिया है 2a स्क्वायर, नहीं 2 नहीं 3 कर लो, 3a स्क्वायर माइनस का 2a, आप इसको भी घटा नहीं सकते, आप लिखेंगे 3a स्क्वायर माइनस का 2a, क्योंकि यहाँ पे चर राशि a स्क्वायर है और यहाँ पर a है, आप इसको नहीं घटा सकते, ठीक है। जैसे दिया है 5x प्लस 5y माइनस का 5z, तो यहां पर देख रहे हैं ना, आपकी जो चर राशि है, जो आपकी चर राशि है वो तीनों अलग अलग है, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आप इसको 5x प्लस 5y माइनस का 5z ही लिखेंगे, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो समान प्रकार की चर राशियां कैसी होंगी, जोड़ेंगे, कब जोड़ सकते हैं और कब नहीं जोड़ सकते, इन दोनों चीज़ों पर डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद बढ़ते हैं रूल नंबर 2 पर। असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग नहीं होगा, असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग नहीं होगा, असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग नहीं होगा। तो कैसे, जैसे a में यदि हम b की गुणा करें तो ये गुणा नहीं होगी, हम इसको a डॉट भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको a b लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे दिया हो a स्क्वायर गुणे b स्क्वायर, तो हम इसको a स्क्वायर डॉट b स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको आपस में गुणा और भाग नहीं कर सकते, तो गुणा इस तरीके से नहीं कर सकते। जैसे दिया है 7x गुणे y, तो कितना हो जाएगा 7xy, या फिर दिया है 7x गुणा 2y, तो 7 और 2, तो ये तो संख्याएं गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, लेकिन जो हमारी चर राशियां हैं इनको गुणा भाग नहीं कर सकते, x और y की गुणा भाग करेंगे तो इसको हम xy ही लिखेंगे, तो 7 दूनी 14xy। जैसे दिया है 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई y गुणे 3z इज इक्वल टू, तो संख्याएं कितनी है, 2 और 3 है ना, और तो कोई संख्या ही नहीं, यहाँ तो 1 है, तो 2 1 कम 2 और 2 3 6, तो 6 लिख लेंगे, x स्क्वायर को x स्क्वायर लिखेंगे, y को y लिखेंगे और z को z लिख देंगे। या फिर आप अगला एग्जाम्पल यदि देखें, तो अगला एग्जाम्पल इस तरीके से, जैसे दिया है 15x की गुणा करेंगे 2y से, तो 15 दूनी 30xy आपका हो जाएगा। 15 और 2 की गुणा कर देंगे, 15 दूनी 30, और एक्स वाई की तो गुणा कर नहीं सकते, तो इसको सेम इट इज क्या लिख देंगे, एक्स और वाई लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके की संख्याएं होंगी ना, तो असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग नहीं होगा, चर राशियों का गुणा भाग नहीं होगा। अचर राशियों की बात नहीं कर रहे, अचर राशियां मतलब संख्याएं, तो संख्याओं का गुणा भाग करेंगे हम। असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एक्स और वाई क्या थी, चर राशि थी हमारी, तो एक्स और वाई की गुणा क्या हुई, एक्स वाई हो गई। 7 के साथ यहाँ पे एक वाई है ना, तो 1 होगा, तो 7 एकम 7 आ गया। यहाँ देखेंगे एक्स वाई की गुणा किया तो एक्स वाई आ गया, 7 दूनी, ये तो संख्या है, संख्या है मानिए, यानी कि ये 7 और 2 क्या है, अचर राशियां हैं, अचर राशियां यानी संख्या है, तो संख्याओं की गुणा भाग कर सकते हैं, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे संख्या है, संख्या यानी अचर राशि क्या है, 15 और 2, तो 15 दूनी 30 कर दिया। चर राशि क्या है हमारी, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई की गुणा नहीं करेंगे, एक्स और वाई को सेम इट इज लिख देंगे। दो चर राशियों के बीच यदि कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा क्या चिन्ह माना जाएगा। जैसे 30xy दिया है, कितना दिया है 30xy, तो आप इसको लिख सकते हो 30 गुणा एक्स गुणा वाई, ठीक है। जैसे आपका लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है आपका 14xy, या फिर यहाँ पे देखते हैं जैसे लिखा है a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर लिखा है, तो आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर। दो चर राशि है, मतलब पहली चर राशि है, दूसरी चर राशि है, दो चर राशियों के बीच यदि कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह माना जाएगा। जैसे आपका लिखा है a स्क्वायर b और c स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो a स्क्वायर मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c स्क्वायर, इतना आप लिख सकते हो, ठीक है। यदि 2 या 3 या 4 जितनी भी आपकी चर राशियां दी है उनके बीच में यदि कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह माना जाएगा।
तो निश्चित रूप से लिख लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग। तो समान प्रकार की जो चर राशियां होंगी, कैसी? समान प्रकार की चर राशि। चर राशि मतलब जो एक जैसी संख्या होंगी, मतलब x के साथ x या y के साथ y, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब के साथ एक्स क्यूब, मतलब x की घात 3 के साथ x की घात x 3, y के साथ y। ठीक है, तो इनका हम गुणा भाग कैसे करेंगे उस पर ध्यान देंगे। यदि आधार बराबर हैं तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी। तो आधार क्या होता है, घात क्या होता है? जैसे दिया है a की पावर x और गुणा करते हैं हम a की पावर y की, a की पावर x की गुणा करते हैं a की पावर y के साथ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a की पावर x प्लस y, मतलब गुणा करने पर घातें जो थी हमारी, घातें जो थी, घात x थी घात y थी, तो घातें जुड़ जाएंगी। ये जो संख्या होती है इसको क्या बोलते हैं, आधार, जो नीचे लिखा होता है। और ऊपर जो छोटा सा अंक लिखा होता है, एक संख्या लिखी होती है, ये क्या होती है, ये होती है घात। तो आधार, यदि आधार बराबर है तो आधार कितना है, a है, यहाँ भी आधार कितना है, a है, आधार बराबर है। तो गुणा करने पर, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करने पर क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी। तो घात x और y थी, तो गुणा करने पर घातें जुड़ गई, हमारी घातें जुड़ गई। तो इसको समझेंगे कैसे, जैसे दिया है 5 की पावर 2 की गुणा करते हैं 5 की पावर 3 के, 5 की पावर 7 के साथ, तो इसको लिखेंगे 5 की पावर 2 प्लस 7, तो हमारा फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, 5 की पावर 9 रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो संख्याओं की बात है, लेकिन समान प्रकार की चर राशियों की बात है, तो सेम इट इज वैसे ही कर लेंगे। जैसे अब 5 था तो यहाँ पे लिख लो बी ए की पावर 2, ए की पावर 7, तो ए की पावर आपकी कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 7, तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ए की पावर 9। ठीक, ऐसे आपको कोई भी संख्या दे रखी हो, जैसे दे रखा है एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 7, तो आपका फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 2 प्लस 3 प्लस 7, यानी x की पावर 12 आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x की पावर 12 यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, या फिर यदि दे रखा है आपका, जैसे ये बता देखते हैं, यदि किसी संख्या की घात कुछ भी नहीं है तो घात 1 मानी जाती है। यदि कोई एक संख्या है a लिखा है, इसकी पावर कुछ भी नहीं है, तो इसको हम a की पावर 1 मान लेंगे। तो जैसे देखेंगे, जैसे दिया है, जैसे मान लेते हैं हम, लिखा है, जैसे लिखा है x की पावर 2 गुणे x, तो यहाँ पर x की घात कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 2 गुणे x की पावर 1, यानी आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो घात कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3, यानी इन दोनों की अगर हम गुणा करेंगे आपस में, तो यहाँ पर x की पावर 3 लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे दिया है हमारा, आधार बराबर होना चाहिए, जैसे दिया है 5 x की पावर 3 गुणे x की पावर 6, और यहाँ पे सपोज मान लो 2 दे रखा, तो इनकी तो गुणा आपस में कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो ना, हम बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियमानुसार होगा, लेकिन अचर राशियों का गुणा भाग यानी संख्याओं का गुणा भाग, वो तो हम सभी को आता है। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, और आधार बराबर है, तो x आधार बराबर है, यहाँ भी आधार x है, यहाँ भी आधार x है, तो घात कितनी हो जाएगी हमारी, 6 3 9 हो जाएगी। ठीक है, बात क्लियर होगी। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको ठीक ठाक तरीके से, बेहतर तरीके से समझ आ रही होंगी। किसी भी चीज़ को लेकर डाउट है तो किस क्लास से रिलेटेड डाउट है और कौन सा टॉपिक है, लिखकर यदि आप व्हाट्सएप पर भेजेंगे तो एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कुछ और एग्जाम्पल्स देकर आपको समझा दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको भेजना पड़ेगा। आपको क्या होगा, जैसे आपको यहाँ पर डाउट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे टिक कर दीजिए, लिख दीजिए रोल नंबर 3 डाउट, बस। ठीक है, इतना एक शॉर्ट वीडियो में आपको कुछ अन्य एग्जाम्पल, 5-6 एग्जाम्पल्स और करके समझा देंगे, तो चीज़ें आपकी और बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाएंगी। आधार बराबर थे, गुणा करने पर घातों को जोड़ रहे थे। आधार बराबर थे, आधार क्या थे, आधार यहाँ पर बराबर थे, तो गुणा करने पर घातों को जोड़ रहे थे। वहीं अगर हम भाग करेंगे तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। जैसे हम कहेंगे a की पावर x बटे a की पावर y, तो यहाँ हम भाग कर रहे हैं ना, तो भाग करने पर घातें घट जाएंगी। a तो a ही रहेगा, कितना हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। तो इस नियम को कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे दे रखा है x की पावर 3, या लिख लो x की पावर 5
बटे एक्स की पावर 2। तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 5 माइनस 3। आधार बराबर है, आधार बराबर है, भाग करने पर घातें घट जाएंगी, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, एक्स की पावर 2। यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। जैसे इसकी जगह पर आपकी संख्या भी दे रखी हो सकती है, जैसे दे रखा होता 5 की पावर 3 बटे 5 की पावर 2, तो रिजल्ट आता 5 की पावर 3 माइनस 2। आधार बराबर है तो घातें घट जाएंगी, 3 में से 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 का मान कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। ठीक है, जैसे दे रखा है ए की पावर 7 डिवाइड ए की पावर 2, ये भी भाग है। अब ये चाहे प्रश्न इस तरीके से लिखा हो या लिखाओ ए की पावर 7 बटे ए की पावर 2 लिखाओ, तो ए की पावर कितना आएगा, 5, 7 में से 2 जाएगा, 5 जाएगा। यहाँ भी देखोगे आधार बराबर है, भाग करने पर घातें घट जाएंगी, 7 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। विधिवत और अच्छी राइटिंग में नोट्स बना लें, 2 से 3 बार रिवीजन कर लें। यदि आप वाकई में चाहते हैं कि मैथ आपके लिए आसान हो जाए तो इतना तो करना पड़ेगा, बिना पेन चलाए गणित नहीं सीख सकते। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी। आप सोचे केवल हम क्लास देख लेंगे तो अगर विवेकानंद जैसी दिमाग है आपका तो सिर्फ देखकर एक बार में सीख जाओगे, नहीं तो पेन घिसना ही पड़ेगा, पेन घिसना ही पड़ेगा। और जो भी काम आप एक बच्चे को रनिंग भी करने के लिए ना महीनों तक रनिंग दौड़नी पड़ती है। दौड़ना किसको नहीं आता, दौड़ना तो सभी को आता है, लेकिन जो रेगुलरिटी के साथ दौड़ता रहेगा वही रनिंग क्वालिफाई कर पाएगा, वही रनिंग में अच्छी खासी स्पीड लेके आ पाएगा। नहीं तो दौड़ने को तो आप दौड़ोगे, जरा सा दौड़ोगे थक जाओगे, तो जब रेगुलर दौड़ोगे ना तो एक लंबी दौड़ के लिए भी आप थकान महसूस नहीं करोगे, दौड़ जाओगे। ठीक है, तो डिपेंड इस बात पे करता है कि आपका रिवीजन कितना है, आप चीज़ों को किस तरीके से कर रहे हैं। कभी कभार दौड़ने चले गए, रेस कभी नहीं निकलेगी, कभी कभार कुछ करने से कुछ नहीं होगा। रेगुलरिटी थोड़ा भले पढ़ो लेकिन रेगुलर बेसिस पे पढ़ो, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। जितना यहाँ पर बता रहे हैं बस इतना भी अगर आपने 2 से 3 बार रिवीजन कर लिया तब भी आप मैथ जैसे सब्जेक्ट में 75 से 80% तो क्वेश्चन बहुत ही आराम से और बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। लेकिन ऐसे ही है ना, तो हमें नोट्स बनाने हैं, हम आए क्लास देख लिए, 5-10 मिनट देख लिए क्लास, बस हो गया। ठीक है, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे सिर्फ आप अपना समय खराब करो। इससे अच्छा तो ना ही देखो, किसी और चीज़ में ध्यान लगाओ। पान पुड़िया बेचो, लोग ठेला रखते हैं, नहीं पढ़ते हैं, उनका भी अच्छे से चलता है। मोमोज बेचो, फिंगर चिप्स बेचो, आराम से ठेले पे खड़े रहो, लेकिन वो भी रेगुलर नहीं बेचोगे ना तो तुम्हारा मोमोज और चटनी भी कोई नहीं खरीदेगा। रेगुलर एक टिक्की वाले को भी देखो, रोज ठेले में रोज टिक्की बना के लेके आएगा, रोज बेचेगा कि तब उसका चलेगा। एक बस भी कब चलती है सड़कों पर, जब वो रेगुलरिटी के साथ चलती। कभी कभार बस लेके पहुंच जाओगे, सवारियां नहीं मिलेगी। जैसे ऑटो वालों का हिसाब देखो, उनको कभी सवारी मिलती कभी नहीं मिलती, क्यों, कोई रेगुलरिटी नहीं रहती। जिसकी रेगुलरिटी रहती है उसको बिल्कुल निश्चित रूप से उसकी चीज़ें चलती है। चाहे पढ़ाई को ले लो, किसी भी चीज़ को ले लो, खाना भी आते हैं रेगुलर नहीं खाते, कभी सुबह 7 बजे खा लो, कभी 12 बजे, कभी रात के 3 बजे। ऐसे खाना भी खाओगे ना तो ऐसा खाना भी शरीर में नहीं लगेगा। तो कोई भी चीज़ है अगर आपको उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। रेगुलर नहीं रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। किसी भी चीज़ को लेकर हो, एक भी चीज़ आप जीवन में, साइकिल सिर्फ एक दिन चला लो, सीख जाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे। तो कोई भी चीज़ को सीखना है रेगुलर रहो, और उसमें जो नियम है उनका ध्यान रखो। नियम मतलब बाइक चला रहे, यातायात के नियम पता ही नहीं है तो क्या होगा, भगवान भरोसे है जितने दिन चल जाए। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे आगे। नोट्स अच्छी राइटिंग में बना, अच्छी राइटिंग में इसलिए बनाने को बोल रहे हैं ताकि आप अपने ही नोट्स जो बनाए हैं अपना ही लिखा हुआ ध्यान से पढ़ पाए। घटिया राइटिंग में लिखोगे ना तो खुद ही पढ़ने का मन नहीं करेगा। फेयर कॉपी बनाओ अच्छी ठीक ढंग से। और जिन भी विद्यार्थियों के गणित के नोट्स होंगे उनका गणित सब्जेक्ट आज के टाइम पे अच्छा होगा। और जिन्होंने कभी नोट्स ही नहीं बनाए, केवल गए ऑफलाइन क्लास पढ़ लिए, जाके ऑनलाइन क्लास पढ़ लिए, आज इस टीचर से पढ़ लिए, कल उस टीचर से पढ़ लिए, ये सब चीज़ें खिचड़ी बनाओगे ना, निश्चित रूप से सालों तक तैयारी करते रहो, कुछ ढंग का ना हो पाएगा। ठीक है, तो मन से डट जाओ। 6 महीने में आपका लगभग मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा। 1 से 2 बार रिवीजन कर लोगे। जितना मैं 6 महीने में पढ़ाऊंगा उसको रिवीजन करने में, यदि आप बेहतर नोट्स बनाएंगे तो इसका रिवीजन करने में आपको बहुत ज़्यादा 2 मंथ का समय लगेगा। बहुत ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ 2 मंथ का समय लगेगा, 2 महीने। लेकिन जब नोट्स बनाएंगे तब ऐसे ही क्लास देखोगे कि गुरु जी तो पढ़ा रहे हैं, हम फिर से पढ़ लेंगे, तो दोबारा से पढ़ोगे तो हमसे दोबारा, भले ही आप यूट्यूब से पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, आपको 6 महीने का समय ही लगेगा। अब बैठ कर ईमानदारी से नोट्स बना लोगे तो चीज़ें भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, और रिवीजन करने में भी आपका समय 4 महीने का समय बचेगा। मतलब 6 महीने में आप कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो बेहतर तरीके से नोट्स बना लें, वीडियो को पॉज कर ले, लिख लें। स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो स्पीड को स्लो कर लें, जिनको स्पीड स्लो लग रही है स्पीड बढ़ा लें। ठीक है, लेकिन नियमित रूप से देखें। ठीक है, मॉर्निंग 8 AM
मॉर्निंग 8 AM आपकी मैथमेटिक्स की क्लासेज अपलोड हो जाएंगी और कुछ ही समय में हिंदी में भी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जो आपके विलोम शब्द हैं, तत्सम तद्भव हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, रस, छंद, अलंकार, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें, संधि, समास, ये सब छोटी छोटी क्लासेज, क्योंकि हिंदी बहुत ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट नहीं है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी बहुत ज़्यादा हिंदी कठिन नहीं है और जितनी चीज़ें आपसे बार बार पूछी जा रही है उन्हीं को बार बार पढ़ लीजिए हिंदी में। जैसे कुछ चीज़ें हैं ना, पंचानन पूछा ही जाता है अधिकतर एग्जामों में, लंबोदर आता ही आता है, ठीक है, चक्रपाणी कौन सा समास है, पूछा ही जाता है। तो इन चीज़ों को आप 2-4 बार पढ़ेंगे, चीज़ें आ जाएगी। हिंदी ज़्यादा कठिन नहीं, हिंदी को खत्म करने के लिए बहुत ज़्यादा 1 महीने का समय लगेगा, 2 बार रिवीजन कर लोगे तो मान के चलो 40 से 45 दिनों में हिंदी सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। बात रही रीजनिंग, तो रीजनिंग और मैथ ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं, जितना ज़्यादा रिवीजन उतनी ज़्यादा स्पीड, जितना ज़्यादा रिवीजन उतनी ज़्यादा स्पीड, ठीक है। तो डेली क्लास देखें, पूरी क्लास देखें, बेहतर नोट्स बनाएं और अगली क्लास पढ़ने से पहले पिछला जितना पढ़ चुके हैं एक बार पन्ने पलट कर अवश्य देखें, फिर आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। अगला नियम देखें, अगला नियम है कोष्ठक हटाने पर घात की घात से गुणा हो जाती है। तो कोष्ठक कैसे हटाएंगे, जैसे दिया है a की पावर x की पावर y, अब ये कोष्ठक है तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 2 की पावर 3 अगर दे रखा है तो क्या लिखा, कोष्ठक हटाने पर घात से घात की गुणा हो जाती है। तो 2 घातें दे रखी, कोष्ठक हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, घात से घात की गुणा कर देंगे तो a की पावर 3 गुना 6 आ जाएगा। जैसे दे रखा है 5 की पावर 3 की पावर 2, तो 5 की पावर कितना आ जाएगा, 3 गुना 6 आ जाएगा, सिंपल। जैसे दे रखा है ए बी की पावर 2 की पावर 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी की पावर 2 तिहाई 6 कर सकते हैं। यहाँ पे 2 संख्याएं तो आप लिख सकते हो ए की पावर 6, ऐसे नहीं, बस इतना ही रखेंगे, ठीक है। अगर आपका दे रखा है सपोज दैट y की पावर 3 की पावर 7, तो आप क्या करोगे, y गुणा कर दोगे 7 में, एक सिंपल से रूल है, हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 2 की पावर 50 का 2 गुना क्या होगा, तो एक ऑप्शन देते हैं 2 की पावर 100, एक ऑप्शन देते हैं 4 की पावर 50, एक ऑप्शन देते हैं 2 की पावर 52 और एक ऑप्शन देते हैं 2 की पावर 51। तो अधिक से कैंडिडेट देखेंगे 50 का 2 गुना 100, जो कि हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि दिया है 2 की पावर 50, किसी भी संख्या का 2 गुना करने के लिए हमने कहा 4 का 2 गुना करो तो 2 से गुणा करोगे, हमने कहा 8 का 2 गुना क्या होगा, आप 2 से गुणा करोगे, तो 2 की पावर 50 का 2 गुना है तो आप 2 से गुणा करोगे। एक नियम अभी हमने पढ़ रखा होगा, जो विद्यार्थी नोट्स बना रहे हैं 1-2 पन्ने पीछे पलट लो, दिख जाएगा। क्या लिखा था, यदि किसी संख्या की घात कुछ भी नहीं तो घात 1 मानी जाती है। अब यहाँ पे आधार बराबर है और आधार बराबर होने में घात क्या होती है, जुड़ जाती है, तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 2 की पावर 51, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है, 2 की पावर 51 आपका सही हो जाएगा। अब देखो जल्दबाजी में करोगे ऑप्शन भी गलत लग जाते हैं, कुछ स्टूडेंट से हो जाता है कि रिवीजन अच्छा नहीं है और जल्दबाजी करोगे तो चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। आगे देखेंगे 2 की पावर 25 का 4 गुना कह दिया, तो 2 की पावर 25 का हमें कितना निकालना, 4 गुना निकालना। क्या आधार यहाँ बराबर है, नहीं बराबर है, तो आधार को हम बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कि 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। अच्छा, इसको 2 बना लिया तो आधार बराबर हो गया। आधार बराबर होने पर क्या होता है, घातें जुड़ जाती है, यानी 25 और 2 ये घातें जुड़ जाएंगी और तो 2 की पावर 27 हमारा यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं बीजगणितीय संक्रियाओं में चौथा नियम है असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता। जैसे दिया है 2x², इसमें हम जोड़ देते हैं कितना, x की पावर 3, तो ये पॉसिबल नहीं, हम इसको नहीं जोड़ सकते। हम इसको लिखेंगे 2x² प्लस x³ ही लिखेंगे, इसको जोड़ना पॉसिबल नहीं है। जैसे दिया है a³ प्लस a², तो हम इसको जोड़ नहीं सकते, हम इसको a³ प्लस a² ही लिखेंगे। जैसे दिया है, जैसे सपोज दिया है 5y² प्लस 3y की पावर 3, अब यहाँ पे ये मत कर देना 5 3 8 जोड़ देना, यहाँ संख्याएं नहीं जुड़ेंगी, गुणे में केवल कर सकते हो, गुणे भाग में संख्याओं का गुणा भाग कर सकते हो। जोड़ और घटाने में आप संख्याओं को ना तो जोड़ सकते हो ना तो घटा सकते हो। क्यों नहीं घटा सकते, जैसे बात समझो जरा। जैसे दिया है 5 सेब, ठीक है, 5 सेब और 4 संतरा लिखा हुआ है, आप बताओ टोटल कितना हुआ। आप कहते हो 5 4, आप जोड़ दिए 5 4 9,
तो नो ये सेब हैं कि संतरे हैं, ये बताओ, क्लियर करो, सेब है कि संतरे हैं, क्लियर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये जो वाई स्क्वायर है ना, तो ऐसे समझ लो, ये दिया है पाई 5y² प्लस 4y क्यूब। तो दोनों यहाँ पे जो चर राशियां हैं ये क्या है हमारी, असमान है, मतलब समान है, मतलब चर राशियां तो समान है, लेकिन घात क्या है हमारी, घात क्या है, घात क्या है, असमान घात वाले। तो यहाँ पे घात क्या है, असमान, यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात है, तो असमान घात वाले समान प्रकार के चर, चर कैसे समान, y के साथ y है, चर तो समान है, जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम जोड़ेंगे ना तो कितना लिखेंगे, 5y² प्लस 4y क्यूब, जोड़ नहीं सकते, बस यहीं तक फाइनल रहेगा। तो इसमें आपकी लगभग 2 से 3 क्लासें और आने वाली हैं, तो वहाँ तक बेसिक कंप्लीट हो जाएगा।